नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारे आज के एनालिसिस का सब्जेक्ट कंपनी है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स इंडिया लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स में काम करती है। ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड समझते हैं। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स की शुरुआत हुई थी 1997 में कोलकाता में। यह एंटिटी पब्लिक लिमिटेड के रूप में कंस्टिट्यूट हुई 2009 में। कंपनी वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जैसे इलेक्ट्रोड्स और MIG वायर्स मैन्युफैक्चर करती है, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फैब्रिकेशन और रिपेयर सेक्टर्स में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यूनिट 1 धूलागढ़ वेस्ट बंगाल में है और यूनिट 2 झाझर हरियाणा में लोकेटेड है। ये यूनिट्स स्ट्रेटेजिकली वेस्ट बंगाल में प्लेस्ड हैं, जिससे कंपनी को इफिशिएंट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का एक्सेस मिलता है। 28 फरवरी 2025 तक कंपनी के पास 95 परमानेंट एम्प्लॉइज का वर्कफोर्स था। अब इनका हम लोग प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्री इशू होल्डिंग जो था, प्रोमोटर्स के पास आईपीओ से पहले 97.73% ओनरशिप थी, यानी कंपनी पे उनका पूरा कंट्रोल था। पोस्ट इशू होल्डिंग देख लेते हैं। आईपीओ के बाद प्रोमोटर होल्डिंग घटकर हो जाएगी 71.77%, जो अब भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग स्टेक माना जाता है। प्रोमोटर आईपीओ के थ्रू अपना पार्शियल स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी कंट्रोल अब भी उनके पास ही रहेगा। 71.77% होल्डिंग पोस्ट आईपीओ काफी हेल्दी है, जो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। इनका प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसमें डील करते हैं। पहला है माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड्स, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड्स एंड MIG वायर्स। इनका बिजनेस मॉडल और क्लाइंटेल समझते हैं। इनका कोर बिजनेस सबसे पहले समझते हैं। कंपनी का मेन काम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, कॉपर कोटेड वायर्स, वेल्डिंग एक्सेसरीज और रिलेटेड वेल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना और बेचना है। इन प्रोडक्ट्स का यूज फैब्रिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और हेवी इंडस्ट्रियल वेल्डिंग जैसे एक्टिविटीज में होता है। बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि हाउ डू दे ऑपरेट। पहला है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड मॉडल। कंपनी के पास दो एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, धूलागढ़ और झाझर में। पहले बहादुरगढ़ में भी यूनिट थी, जो अब बंद हो चुकी है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अपने प्रोडक्ट्स को डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल सोर्सिंग इजी होती है। फोकस ऑन वॉल्यूम एंड कस्टम ऑर्डर्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के साथ साथ कंपनी क्लाइंट स्पेसिफिक वेल्डिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। सेक्टर फोकस सेल्स मोस्टली इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को टारगेट करती है। किस टाइप के क्लाइंटेल है इनके? की कस्टमर कैटेगरीज हम लोग देखते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जहां वेल्डिंग का रेगुलर यूज होता है। उसके बाद है फैब्रिकेशन कंपनीज, जो स्टील स्ट्रक्चर्स या मशीन्स बनाते हैं। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड EPC प्लेयर्स, ब्रिजेस, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में डील करते हैं ये। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मेकर्स, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो B2B और B2C मार्केट्स में सेल करते हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन, कंपनी का मॉडल ब्रॉड बेस्ड क्लाइंटेल पे फोकस्ड है, ताकि इसकी एक क्लाइंट पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो। SME कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से रेवेन्यू रिस्क कम होता है। अब हम लोग क्विक एनालिसिस करते हैं आईपीओ डिटेल्स और टाइमलाइंस का। आईपीओ ओपन होगा 22 अगस्त 2025 को और क्लोज हो जाएगा 26 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट डेट है 28 अगस्त 2025। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएगा 28 अगस्त 2025 को। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में 29 अगस्त 2025 को। और टेंटेटिव लिस्टिंग है 1 सितंबर 2025। इट विल बी लिस्टेड ऑन NSE SME। इशू डिटेल्स की बात करें तो इशू साइज है 41.51 करोड़। यह पूरी तरह फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड है 82 to 87 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है एक लॉट 1600 शेयर्स का। अब मिनिमम एप्लीकेशंस की बात करें तो रिटेल को मिनिमम 2 लॉट्स मिलने वाले हैं, दैट इज ऑफ 2,78,400। स्मॉल HMI को 3 लॉट्स मिलेगा कम से कम, ये हो जाएगा 4,17,600 रुपए। और बिग HMI को कम से कम 8 लॉट्स मिलेंगे, जो अमाउंट होता है 11,13,600 रुपीज। लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार और इनके यूज ऑफ फंड्स, अब इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। लीड मैनेजर इनके हैं GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और फंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो फंड जो आईपीओ से आएगा उसका पहला इस्तेमाल 10 करोड़ रखा गया है, जो प्लांट और मशीनरी में यूज होगा। इट वुड बी यूज्ड फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। 10 करोड़ जो है वो डेट रिपेमेंट के लिए है। 16.6 करोड़ ये है वर्किंग कैपिटल के लिए। बैलेंस जो रहेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा। फोकस एरिया ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग बैलेंस शीट। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये हम लोग चेक कर लेते हैं पिछले 3 साल का।
फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एसेट्स 74.99 करोड़ से बढ़कर 76.79 करोड़ हुआ, ये हल्का सा ग्रोथ माना जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एसेट्स और तेज बढ़कर 88.53 करोड़ तक पहुंच गया, और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टिल फैब 2025 मतलब सिर्फ 11 महीने में एसेट्स जो था ये 116.34 करोड़ हो गया, जो स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दिखाता है। टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकम 134.37 करोड़ से बढ़कर 151.13 करोड़ तक बढ़ा, ये 12% का ग्रोथ था। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में और तेज जंप देखने को मिला और ये अमाउंट हो जाता है 194.41 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 28 फैब 2025 ये बढ़कर हो गया 187.90 करोड़ रुपीज, जो फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 से थोड़ा कम है, मतलब ग्रोथ स्लो हुई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में प्रॉफिट 1.49 करोड़ से बढ़कर 2.08 करोड़ था, इसको मॉडेस्ट ग्रोथ मानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जंप हुआ और ये हो गया 12.30 करोड़, काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट कहा जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 28 फैब 2025 ओनली ये 9.57 करोड़ हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले लोअर है, मतलब मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर रहा। अब एबिटा की बात करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 6.08 करोड़ से बढ़कर 8.54 करोड़ हो रहा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला और ये हो गया 23.04 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दैट इज जस्ट फॉर 11 मंथ्स 19.24 करोड़, जो पिछले फुल ईयर के मुकाबले कम है। ऑपरेशंस में मॉडरेशंस दिखता है। अब नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 19.65 करोड़ से बढ़कर हुआ 21.73 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नेटवर्थ काफी इंप्रूव होकर 34.03 करोड़ तक पहुंच गया, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 28 फैब 2025 और आगे बढ़कर ये पहुंच गया 43.60 करोड़ पे, जो इक्विटी बेस स्ट्रेंथन करता है। रिजर्व एंड सरप्लस देख लें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 14.37 करोड़ से बढ़कर हो गया 16.46 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिजर्व्स डबल होकर 28.75 करोड़ तक गए, और 24-25 में अप टू 28 फैब 2005 ओनली 30.41 करोड़, ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 40.21 करोड़ से बढ़कर ये हुआ 44.11 करोड़, बोरोइंग्स थोड़ी बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में और राइज करके ये हो गया 46.73 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 11 मंथ्स में ये हो गया 53.50 करोड़, मतलब कंपनी की लिवरेज और बढ़ गई है। अब इनका हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं एज ऑफ फेब 28 2025। आरओई था 24.66%, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जा सकता है। आरओसी 17.68%, डिसेंट कैपिटल एफिशिएंसी, डेट इक्विटी 1.23, लेवरेज मॉडरेट टू हाई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 21.95%, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन नेटवर्थ, एंड पैट मार्जिन इज 5.10%, improved versus earlier years, but under pressure in financial year 2025. EBITDA margin is 10.24%, stable double-digit operating margins. Price to book value की बात करें तो this is 2.63. Market capitalization IPO के बाद देखा जाए तो 156.30 करोड़। Peer comparison अगर हम लोग इनका करें तो इनका peer comparison कर सकते हैं हम लोग D&H India Limited से और Ador Welding Limited and Diffusion Engineers Limited से। चलिए देखते हैं क्लासिक इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का कंपैरिजन उनके लिस्टेड पीयर्स के साथ। डाटा है मार्च 31 2025 तक का। ईपीएस कंपैरिजन पहले करते हैं। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का ईपीएस 7.26 है, जो D&H इंडिया का है 6.40 और उससे ये थोड़ा ज्यादा है, और डिफ्यूजन इंजीनियरिंग का ईपीएस है 9.59, और ये इलेक्ट्रोड्स क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का जो ईपीएस है ये डिफ्यूजन इंजीनियर्स के आसपास है। यह दिखाता है कि कंपनी की अर्निंग्स पर स्ट्रांग है, स्पेशली एक इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए। सेकंड हम लोग इनका नेट एसेट्स वैल्यू देखते हैं। स्कोप है ग्रोथ का। क्लासिक्स का एनएवी 33.05 रुपीज है, जबकि D&H इंडिया का 57.38, डिफ्यूजन इंजीनियर्स का है 98.56 और एडोर वेल्डिंग का है 291.38। इसका मतलब है कि कंपनी अभी रिलेटिवली छोटी है, लेकिन एनएवी बढ़ने के पोटेंशियल जरूर है। अब हम लोग पी रेशियो देखते हैं। D&H इंडिया का है 28.93, एडोर वेल्डिंग का है 28.55 और डिफ्यूजन इंजीनियर्स का है 33.91। अब क्लासिक का पीयू रेशियो देखते हैं। प्री आईपीओ दैट इज प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये है 11.98। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और प्राइस बुक वैल्यू की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का 21.95%, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.06।
63। अब अगर हम लोग पीयर्स का देखें तो उसमें जो 2-3 पीयर्स जिनकी चर्चा हम लोगों ने भी की, उसमें अगर हम ग्रोथ देखें या उसका अगर रेंज देखें तो रिटर्न नेटवर्थ है 9.7% से 11.84%, प्राइस टू बुक वैल्यू है अराउंड 3.25 से 3.38 तक। इस हिसाब से ये कंपनी फेयरली प्राइस्ड है। प्राइस अर्निंग रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स ₹1 के अर्निंग के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बताता है कंपनी का एक्चुअल बुक वैल्यू, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। प्राइस टू बुक वैल्यू बताता है कि कंपनी के एक्चुअल बुक वैल्यू के मुकाबले इन्वेस्टर्स कितना पे कर रहे हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू लो है और कंपनी के एसेट्स बेस स्ट्रांग है तो ये एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन डेट और प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करना चाहिए। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स एक कॉम्पिटिटिव बट इमर्जिंग प्लेयर है। एडोर, वेल्डिंग और डिफ्यूजन जैसे बड़े नामों के कंपैरिजन में ये छोटी कंपनी है। अब इनका हम SWOT एनालिसिस करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ्स में इनका 25+ इयर्स का वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स में एक्सपीरियंस है। इनके प्रोडक्ट्स डाइवर्स रेंज में हैं और इन हाउस R&D इनका अपना डिपार्टमेंट भी है। क्वालिटी सर्टिफिकेशंस एंड क्रेडिबल्स ब्रांड, इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। वीकनेसेज में अगर देखें तो इनका एलिवेटेड डेट लेवल्स है, मॉडेस्ट प्रॉफिट मार्जिन्स है, एसएमई लिस्टिंग में लिक्विडिटी रिस्क भी है। आईपीओ एसएमई एक्सचेंज पे आने वाला है जो कि मेन बोर्ड से छोटा प्लेटफॉर्म होता है। एसएमई स्टॉक्स में जनरली ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होती है, जिसका मतलब है कि बाइंग या सेलिंग करना मुश्किल हो सकता है। इस लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि अगर आपको शेयर्स बेचने हो तो आपको प्राइस कट करना पड़ सकता है। ये बायर कट करना पड़ सकता है या बायर मिलना टफ हो सकता है। बिजनेस साइक्लिकल है, टाइड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल्स। कंपनी का बिजनेस मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कैपेक्स से क्लोजली लिंक्ड है। जब इकोनॉमी डाउन होती है और कंपनीज या गवर्नमेंट कैपेक्स कट करते हैं तब इस सेक्टर में डिमांड ड्रॉप हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स एंड मेक इन इंडिया, ये एक दो चीज है जो इस कंपनी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। सेकंड है पोटेंशियल एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। थर्ड है डिमांड सर्च फॉर स्पेशलिटी इलेक्ट्रोड्स एंड स्कोप फॉर ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी गेन्स। थ्रेट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशंस, कंपटीशन फ्रॉम बिग प्लेयर्स एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन रिस्क। एसएमई कैटेगरी रिस्क ड्यू टू इन्वेस्टर बेस कॉन्स्टेंट्स। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी 0 है। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स इज अ क्रेडिबल प्लेयर in welding consumables with improving financials and healthy returns. Borrowings and modest margins, however, warrant cautions expansion plan post IPO could influence future trajectory. Long-term investor perspective will rely on company's execution, debt management and growth strategy. बंधुओं, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। ये एनालिसिस कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपनी रिसर्च और अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से इनपुट के साथ ही अपना डिसीजन लें। यदि आपको ये आईपीओ एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें। अर्थ साधना को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस लगातार मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।